अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 61 स्टार्ट हो गया है जी, कैफ 3 का। हाइब्रिड से एक बच्चे का पैगाम आया है कि टेस्ट डिस्कस नहीं हो रहे। मुझे पता है नहीं हो रहे, करते हैं डिस्कस, इसको कॉन्टीन्यूटी में कर लें। अभी बच्चे पूरे हैं, वैसे तो अभी पूरे नहीं लगता, अभी से ही कुर्बानियाँ ढूंढने निकल गए हैं, कुछ कम हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो फिर मैं कर लूँगा। इसकी पेस स्लो कर देंगे, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे कंटिन्यू शटडाउन का सवाल नेक्स्ट वीक में हो जाता है एक आधा, तो उसी की प्रैक्टिस चलेगी, तो साथ साथ फिर हम कर सकेंगे टेस्ट की डिस्कशन जो पेंडिंग है, ठीक है, ताकि नया टॉपिक मुझे शुरू ना करना पड़े ईद से पहले या ईद के फ़ौरन बाद। तो वो एक कंटिन्यू है, बहुत टफ कंटिन्यू शटडाउन, पूरा लेक्चर उस पर लग जाता है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है एक दिन में नहीं, हम 2 दिन में एक सवाल करेंगे। जब 2 दिन में एक सवाल करेंगे तो एक दिन में टाइम काफ़ी होता है, तो फिर टेस्ट की डिस्कशन साथ साथ उन दिनों में मैनेज करेंगे, ताकि कोई भी टॉपिक ईद से एक आधा दिन पहले या ईद से एक आधा दिन बाद शुरू ना हो, ये मैंने इंश्योर करना होता है। तो इंशाल्लाह उसके अंदर फिर टेस्ट जो है वो डिस्कस हो जाएंगे जितने भी पेंडिंग है, ठीक है। लेक्चर अपलोड पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, मुझे ये बताइए, ये मौके पे देखा जाएगा आप लोगों के स्ट्रेंथ को देखते हुए डिसीजन लिया जाएगा। फ़िलहाल तो छुट्टियां जो मुझे नज़र आ रही हैं, मैंने तो 5 की सिफारिश कर दी थी, लेकिन 4 ही बन रही हैं, 6, 7, 8, 9 अभी तक, ये मे भी अनाउंस हो जाए। अच्छा, अब सुन लेना, सुन लें, अब जो हैं वो हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, कितने बच्चों ने इसको अटैम्प्ट किया था? इसमें मसले मसाइल तो नहीं आए ज़्यादा, ज़रा से भी नहीं आया, तो इसको ओके कर दूं मैं? अच्छा, पहले मैं बगैर किसी ब्रेक के, भाई ये 13वां सवाल हो गया था कसमें, सारे ही कर दिए थे भाई, ऐसे करके जी। अच्छा मेरे बच्चों, 14वां सवाल मैं पहले शुरू करना चाहूँगा, ताकि अगर कोई टाइम एंड पे बच जाए तो फिर कुछ और सोचें। फिलहाल 14वां सवाल हम कर रहे हैं, येलो लिमिटेड, एक ज़रा लेंथी सवाल है। इसके अंदर डिसीजन लेना है, रेकमेंड करो वेदर वाइल कंटिन्यू करे मैन्युफैक्चरिंग एग्जिस्टिंग कंट्री में, या स्टार्ट कर दे मैन्युफैक्चरिंग जाके कंट्री एक्स में, और रेकमेंड करो, अपनी रिकमेंडेशन को बेस करो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन स्केड्यूल्स की बेस पर। बेसिकली तो ज़बानी कलामी भी देखकर अंदाज़ा हो जाएगा, जब आप प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे ना, तो उम्मीद तो है ज़बानी कलामी देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्जिस्टिंग कंट्री में रहना मुनासिब है या दूसरी कंट्री में चला जाए। ये मेरे ख्याल में इस सवाल के अंदर ये होगा, वैसे मेरे ख्याल में, मुझे याद आ रहा है पिछली दफ़ा वाला कराया हुआ, लेकिन रिक्वायरमेंट पढ़ें तो अंदाज़ा यही होता है कि हमारी कंट्री के अंदर कोई एक चीज़ लिमिटिंग होगी तो दूसरी में कोई दूसरी चीज़ होगी। तो इस तरह से दोनों मुल्कों के लिए हमें सवाल करना पड़ेगा, जो उसमें हम दोनों मुल्कों का प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे, और दोनों मुल्कों के अंदर जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो फिर वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो वैसे तो उसने कहा है प्रोडक्शन प्लान्स की बेस पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन स्केड्यूल कौन सा होता है? ऑप्टिमल प्रोडक्शन स्केड्यूल ऑफ प्लान, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान क्या होता है? जो हमारा ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान है वही प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान होता है ना। तो उसने कहा है अपनी रिकमेंडेशन को इसके ऊपर बेस करो। तो आप बेशक अंदाज़ा लगा लेंगे प्लान्स को देखकर भी, लेकिन आपको पता ही है एक एक्स्ट्रा काम मैं जो लेके चलता हूँ, प्रॉफिट कैलकुलेशन वाला, ये सही टफ है, इसके अंदर प्रॉफिट कैलकुलेट करना, तो मैं कराऊंगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। शुरू करें सवाल, और बात की बात है वो देखते हैं, फिलहाल सवाल तो शुरू करें। कहता है येलो लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ 3 प्रोडक्ट्स, अल्फा, बीटा एंड गामा. YL has recently received an order from an overseas customer of 3, 4 और 1000 alpha, beta, gamma respectively. The order represents 25% of total demand. नीचे कहीं डिमांड दी हुई है? नहीं दी हुई, नहीं दी हुई तो निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी। असल में उसने क्या किया है इस सवाल में, पहली फनकारी नजर आ गई क्या? उसने एक्सपोर्ट का ऑर्डर दिया है कि इतने अल्फा, इतने बीटा, इतने गैमा का ऑर्डर आया है, और फिर वो क्या कह रहा है, ये जो फिगर्स हैं ये 25% हैं टोटल डिमांड की, मतलब टोटल डिमांड यहीं से निकलेगी। सवाल में गिवन मेरा नहीं ख्याल के है, मेरी नज़र मारी है, नज़र नहीं आई मुझे। द मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कंसिडर दिस ऑर्डर एज हाई प्रायोरिटी, वन हाई प्रायोरिटी नहीं, हाई प्रायोरिटी, ठीक है। एज इट इज एक्सपेक्टेड दैट repeated orders would be received if customer is fully satisfied. Therefore, this order would be fulfilled before any other order.
मैंडेटरी डिमांड, ये क्या है जी, मैंडेटरी डिमांड। आगे कहता है द पर यूनिट डिटेल्स ऑफ, पर यूनिट, ठीक है, डिटेल्स ऑफ सेल प्राइस, कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट आर गिवन। तो सेलिंग प्राइस, अब ये पर यूनिट है सब कुछ, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, स्पेशलाइज्ड केमिकल, लेबर कॉस्ट, लेबर डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, ये कॉस्ट है सारी रुपीस के अंदर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, ऊपर जो लिखा हुआ था पर यूनिट, तो सारी चीजें क्या है नीचे पर यूनिट, और डायरेक्ट लेबर आवर्स भी रिक्वायर्ड उसने बता दिया, अब ये ऊपर उसने आवर्स दिए, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड डिमांड, अच्छा चलो उन्होंने फिक्स कॉस्ट जैसे भी एलोकेट की, हमें इससे क्या, ठीक है, हमने तो कंट्रीब्यूशन निकालना है, फिक्स कॉस्ट तो साइड पे ही हो जाएगी वैसे भी, ठीक है। अच्छा, अब ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड इंपोर्टेड केमिकल, ये स्पेशल जो ऊपर स्पेशलाइज्ड केमिकल लिखा हुआ है ना, ये इंपोर्टेड भी है, ठीक है, यानी ये बाहर से मंगवाते हैं और फिर हम अपने अल्फा बीटा गैमा में इसको इस्तेमाल करते हैं। अब मसला यही है, इसके ऊपर क्या है जी, रिस्ट्रिक्शन है। मसले मसाइल आपको पता है पाकिस्तान में चल रहे हैं, इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो वायल हैज़ अलाउड टू इंपोर्ट दैट केमिकल मैक्सिमम टू 70 मिलियन रुपए पर, यानी रुपीस के अंदर उसने बता दिया हमें कि मैक्सिमम कितना इंपोर्ट कर सकते हैं हम, 70 मिलियन रुपए का। एक यूनिट के ऊपर कितना चाहिए, 2500 अल्फा पे चाहिए, 1800 एक बीटा पे और 3500 एक गैमा पे। अब टोटल डिमांड अभी हमारे पास सवाल में नहीं आई है, मुझे सिर्फ उसने क्या बताया है, ये जो उसने बताई थी ये कि 3000, 4000 और 1000 केजीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा जो हैं, ये ऑर्डर आया है और ये ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है 25% ऑफ, तो यहाँ से निकल सकता है, अल्लाह करे कहीं दे दे, नहीं तो फिर यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। पर जो डिमांड टोटल निकलेगी उसको आप ये रुपीज़ में ही गिवन है, मल्टीप्लाई करते जाओगे तो पता लग जाएगा आपको कि 70 मिलियन तक काम हो रहा है या बाहर निकल रही है बात। बहरहाल मैनेजमेंट, ये यहाँ से ना अब कहानी शुरू हो रही है यार, अगले सफ़े तक चली गई है, चलो खैर, ये जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट वाला लफ्ज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अब अगली कहानी शुरू हो रही है कंट्री एक्स की। मैनेजमेंट ऑफ वायल इज कंसर्न्ड अबाउट दिस इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है जी, उनको टेंशन हो रही है इस बात की। और इन द एग्जिस्टिंग कंट्री, वो क्या कह रहे हैं जी कि ये कंसर्न है कि इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शन है एग्जिस्टिंग कंट्री में, इसलिए और एनी शॉर्टफॉल टू मीट डिमांड कैन नॉट बी फुलफिल्ड, हम चीज़ें नहीं बना सकते जितनी डिमांड होती है क्योंकि मटीरियल ही हमारे पास नहीं होता। तो वन ऑफ द प्रपोजल इज टू शट डाउन द एग्जिस्टिंग प्लांट एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन कंट्री एक्स। अब यह मतलब मैंने इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, ऊपर सारी कहानी थी एग्जिस्टिंग कंट्री की, यहाँ से आगे कंट्री एक्स शुरू हो रही है। कंट्री एक्स में क्या कहता है, देयर इज़ नो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन रिक्वायर्ड केमिकल, चलो जान छूटी, लेकिन उत्थे बंदे नहीं काम वाले लभदे, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे काम के लोग नहीं मिलते। डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वायल्स प्रोडक्ट आर इन शॉर्ट सप्लाई एंड आर अवेलेबल अप टू, यानी एग्जिस्टिंग कंट्री में होंगे तो हमारा लिमिटिंग फैक्टर केमिकल है स्पेशल, और हम कंट्री एक्स में जाएंगे तो लेबर आवर्स, चलो अल्लाह दी मर्जी। एनी शॉर्टफॉल इन द यूनिट्स कैन बी मेट बाय सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ये क्या है जी, आउटसाइड परचेज वाला ऑप्शन है, टू एन आउटसाइड सप्लायर। द कॉस्ट ऑफ बाइंग फिनिश प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा, द कॉस्ट ऑफ बाइंग वुड बी 5000, 4500 और 7500 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब जब कंट्री एक्स में जाएंगे हम तो हमने सेलिंग प्राइस पर यूनिट की बजाय एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट लेनी, बताया हुआ है ना आपको, ठीक है। अच्छा, और इस हिसाब से हमने क्या कर लेना है, हाउएवर द ऑर्डर कंसिडर्ड एज हाई प्रायोरिटी वुड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय वायल, लेकिन वो कह रहा है कि इसको तो हमने, यानी वही बात, मैंडेटरी डिमांड को पहले क्या करना है, और वो क्या कह रहा है, ये नहीं करना आपने कि मैंडेटरी डिमांड को बाहर से खरीद लें अगर सस्ता पड़ा है, नहीं, वो ये पहले ही, मतलब कि पहले आपने मैंडेटरी डिमांड बना लेनी है, जो रिसोर्सेज बचने हैं वहाँ पे तो ऐसे ही करना था एग्जिस्टिंग कंट्री में। कंट्री एक्स में भी वो कह रहा है पहले आपने खुद बना लेना है, अपने इन यूनिट्स को खुद बनाकर फिर बकाया लोकल वालों की रैंकिंग करनी है, इसका मतलब जो सॉरी उन्होंने आपने जो बनाने हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब जी,
जी वो ये कह रहा है ना कि हो सकता है हमें वो होता है ना कि इंपॉर्टेंट ऑर्डर हो, एक्सपोर्ट का ऑर्डर है और नज़र आ रहा है कि सेटिस्फाइड कस्टमर अगली बार ऑर्डर देगा, हैवी ऑर्डर देगा, तो मैं तो रिस्क नहीं लूँगा, थोड़ा सस्ता भी पड़ रहा होगा बाहर से, तो भाई बाहर वाला कोई चीज़ कैसी बना दे, तो वो उसने खुद कह दिया ना। अगर ये बात ना करता तो फिर ठीक था, फिर कुछ सस्ता पड़ा तो मैं उस हिसाब से रैंकिंग करता। लेकिन रैंकिंग हम कर लेंगे, पर जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो पहले हमने खुद इनको एक्सपोर्ट वालों को मैंडेटरी डिमांड को प्रोड्यूस कर लेना है, फिर जो बाकी बचना है उस पर रैंकिंग करेंगे इसी बेस पर। हाँ, लेकिन उसने पाबंद कर दिया ना, क्या करें। और ये बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, मैंने आपको इस लॉजिकल रीजन दी है कि अब अच्छा ऑर्डर है, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, और आगे हमें एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि अगर ये सेटिस्फाई हो गया कस्टमर एंड रिपीटेड ऑर्डर वुड बी रिसीव, कस्टमर इज फुली सेटिस्फाइड। अब अगर बाहर से खरीदे और कोई गड़बड़ निकल आए चीज़ों में तो फिर रिस्क होगा। इसी वजह से उसने कहा है कि ऑर्डर कंसिडर्ड एज हाई प्रायोरिटी वुड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय वाईएल इटसेल्फ। तो अब उन्होंने कह दिया, इसलिए अब मजबूरी, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, ना कहता तो फिर अजम्पशन लेकर इधर भी आ सकते थे, ना लेकर कहीं और भी जा सकते थे। ठीक है, वो आपकी मर्जी होती, लेकिन अब मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, अब पाबंद में आप चलें जी। अच्छा, अब सारा सवाल पढ़ लिया है, मुझे कहीं पर टोटल एक्सपेक्टेड डिमांड नहीं मिली, तो टोटल एक्सपेक्टेड डिमांड के लिए मैं ये थोड़ी सी खाना बचा हुआ है, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। टोटल एक्सपेक्टेड डिमांड कैसे निकलेगी, मैं यूँ कर लेता हूँ जी। मैंडेटरी डिमांड, वो एक्सपोर्ट वाला मैंडेटरी है ना, इसको डिवाइड करो, ये 25% है, और मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 12,000। ये वर्किंग करनी पड़ेगी मैं पर्चे में, तो यहाँ पे चलो गुजारा कर लें। 12,000, 16,000। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या इस 12, 16 और 4 में एक्सपोर्ट वाला भी शामिल है, क्योंकि मैंने उसी से तो निकाला है। वो 25 था और ये 100 है, यानी कि ये वाला काम चलेगा ये। ठीक है ना, जैसे हमने एक सवाल में किया था, याद है। चलो अच्छा, चलो ये तो मैंने निकाल लिया। अब सवाल शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मुझे टोटल डिमांड निकालनी पड़नी है। ठीक है, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पे निकाल दी ना आपको, ये तो मैंने निकाल के दिया आपको बेटा, सवाल में तो कोई नहीं गिवन थी। तो ये बेसिकली मेरी एक वर्किंग होगी, तो मैं सबसे पहली वर्किंग आज ये करूँगा। ये पता होगा तो फिर लिमिटिंग फैक्टर की तरफ जा सकते हैं ना, क्या ख्याल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी काम। यार मैंडेटरी डिमांड भी देनी है और दूसरी भी, और मेरा परला कोना तो जिस काम के लिए होता है उसी के लिए जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, हम थोड़ी सी यहाँ पे करके वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं वर्किंग 2, मैं कहता वर्किंग 2 ही उसको। यार ये क्या मार कर दिया यार, ये क्या मार कर दिया यार, सब तुम्हारा कसूर है, सब तुम्हारा, तुम ही हो, तुम, सॉरी आप ही हैं। ओहो, क्वेश्चन नंबर किन्हें लिखना है, क्वेश्चन नंबर ऑटम, बस पेज हूँ रहने दो। पीला लिमिटेड YL, जरा जगह दी आज कमी है, जरा कंजूसी ना लिखिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं वर्किंग 1 किया करता था, आज मैं इसको वर्किंग 2 इसलिए कह रहा हूँ। लिमिटिंग फैक्टर की वेरिफिकेशन तो तब करेंगे ना जब मुझे पता होगा डिमांड, बाकी कोई मसला नहीं है, आप इसको वर्किंग 1 कह भी दें तो अल्लाह माफ करे। अच्छा, वर्किंग 1 नहीं कह, मतलब इस बात पे भी कहेंगे ये कोई नया कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं अपनी वर्किंग ही करूंगा। मैंने क्या करना होता था, वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो है वो हमने करनी है हमारे पास एग्जिस्टिंग कंट्री के अंदर, लिमिटिंग फैक्टर क्या है, मटेरियल, स्पेशलाइज्ड मटेरियल लिख दो सिर्फ रुपीज में। ठीक है, तो मैंडेटरी डिमांड, नॉन मैंडेटरी डिमांड, उसके बाद कंट्री। अच्छा, वो नीचे वो भी लिखना है यार, कैसे पूरा करेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये बहरहाल अल्टीमेटली ये मैं कैसे निकालूंगा, मेरे पास टोटल डिमांड होगी तो मैं कहूंगा ना एक एल्फे पर इतना मटेरियल लगता है, तो टोटल कितने एल्फे बनाने हैं हमने,
मैक्सिमम डिमांड पे जाना है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम डिमांड हमारे पास नहीं थी, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम फिर मुझे क्या करना पड़ा, मुझे आज वर्किंग 2 ओपन करनी पड़ी, जिसके अंदर मैंने टोटल डिमांड निकालनी, ठीक है जी। टोटल डिमांड मुझे गिवन क्या है, एक्सपोर्ट, ठीक है। गिवन क्या है, एक्सपोर्ट ए बी जी, अल्फा, बीटा और गैमा। इसी वर्किंग को कंटिन्यू कर लेंगे, बार बार हेडिंग्स नहीं बनती, कॉस्ट तो सीधी सीधी गिवन है, मेरे ख्याल से काम बन जाना है हमारा, इधर ही ठीक है। थोड़ा सा इसको जरा आगे बढ़ा, अच्छा जी। अल्फा है, बीटा है और गैमा है। एक्सपोर्ट ऑर्डर कितना है जी, बताएंगे? 3000, 4000 और 1000। अब ये एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है ये 25% है। मैं तो कहता हूं लोकल अलग करके टोटल कर लेते हैं, क्या ख्याल है? काम ही आ जाएगा, क्योंकि मुझे लोकल और एक्सपोर्ट अलग अलग चाहिए होंगे ना, क्या ख्याल है? कर ना ले यहाँ पे, ठीक है, बेहतर है फिर ऐसी। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी, एक्सपोर्ट से ऑर्डर और लोकल सेल्स मिलकर बनेगी टोटल डिमांड। अब कोई एक चीज निकाल सकते हैं आप ये भी निकाल सकते हैं। लोकल सेल कैसे निकलेगी? आप कहोगे जी एक्सपोर्ट डिवाइड बाय 25 इंटू 75, ये कर लें, टोटल निकाल लें, टोटल पहले निकालना है, टोटल निकाल के उसको बैलेंसिंग कर लें, क्या कहते हैं? ये नहीं, ये अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे, ठीक है। क्या है जी, एक्सपोर्ट ऑर्डर को डिवाइड करो 25 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका लोकल सेल आ जाएगा। अगर आप टोटल निकालना चाहो तो क्या करोगे, एक्सपोर्ट सेल्स 3000 डिवाइड बाय 25, ये 25 है, इंटू 100 करोगे तो फिर टोटल निकल आएगा। ये बात समझ आई है? दोनों तरफ जा सकते हो, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, आपको ऑप्शन है, ठीक है। बोलो 9000, 12000 और 3000। तो आपके पास टोटल डिमांड बन गई 12000, 16000 और 4000। देख लो, बेशक आपने जब 100% निकाला था तो भी यही निकला था। तो आप अगर 100% पहले निकालते तो बैलेंसिंग आपका क्या आ जाता, दोनों तरह से ही सही था, कोई फर्क नहीं था। अब मैंने बैलेंसिंग ये निकाल लिया बस, टोटल तो सही है ना। चलो, अब ये जब मेरे पास आ गया, अब मेरा मसला हल हो, ठीक है। अब मटेरियल की अगर बात करूं तो जी, अल्फा कितने एक्सपोर्ट के, 3000 यूनिट्स हैं और हर एक के ऊपर ये चल रहा है अब इस वक्त, स्पेशलाइज्ड केमिकल की कहानी चल रही है। 2500 रुपए, 1800 रुपए और 3500 रुपए, रुपयों के अंदर गिवन है कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो कितना जी, 2500 रुपए, मिलियन में ही बता दो, 1000 में बता दो, मिलियन में, जो मर्जी कर दो, 1000 में बता दो, 7500, ये रुपीज इन थाउजेंड्स आप बता रहे हैं, ठीक है। मटेरियल रुपीज इन थाउजेंड, ठीक है जी। चल, हाँ जी, कितना जी, 7500 है। चल, 7500 का मटेरियल चाहिए अल्फा के लिए। बीटा कितने एक्सपोर्ट वाले, ये सामने आ गई ना वर्किंग वन, बेहतरीन हो गया। वर्किंग वन रेफर कर देना, मेरे पास जरा रश लगा हुआ है, मेरा दिल होता है आपको पता है सारा सवाल सामने रहे, और कोई मसला नहीं जी। 1800 रुपए का इस पर मटेरियल लगना है, ये रुपीज में क्यों लिख रहा हूँ, 70। उसके बाद गैमा 1000 इंटू रुपीज 3500। अब इसी तरह से इसका टोटल क्या करना, जाने दो, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या है जी, एग्जिस्टिंग कंट्री के अंदर ये होगी मैंडेटरी डिमांड, आगे नॉन मैंडेटरी शुरू कर देता हूँ, ठीक है। हेडिंग दे दे, हेडिंग दिए बगैर चला लो। चलो, अल्फा के बाकी 9000 लोकल आ गए, ये लिखूं, ये एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट वाला है, मैं ई लिख देता हूं, ठीक है।
EXP, ठीक है। और ये अब लोकल शुरू हो गया है, कॉस्ट तो सेम ही होनी है, और सॉरी हाँ कॉस्ट 2500, फिर जरा बीटा का 12,000 इंटू 1800, ये सारी वर्किंग ना मुझे आगे काम आ जाती है, इसलिए मैं तफसील से कर रहा हूँ। बाद में फिर ऐसे 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 आप उठा के लिखते जाते हैं, नहीं यहाँ नहीं लिखेंगे तो वहां पे करना पड़ेगा, टाइम तो फिर भी लग जाता है। नंबर देखें सवाल के, हाँ माशाल्लाह 19 नंबर का सवाल है, ऐसी बात नहीं है, टाइम है इसको करने का जी। 3,000 रुपीज 3500, 22,500, 21,600, 10,500। ये मैंने ना जरा इस तरफ यूं लिखा, ऊपर हेडिंग देनी चाहिए थी, लेकिन ना जरा मैं चाह रहा हूं कि अगले वाला कंट्री एक्स वाला भी लिमिटिंग फैक्टर यहीं पे सामने आ जाए, ठीक है जी। तो ये असल में मैंने लोकल को अलग कर दिया फिर, ठीक है जी। तो ये एक्सपोर्ट आ गया और ये लोकल वाली फिर LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल जी। टोटल कितना बनता है? 72,800 रुपीज का आपको मटेरियल चाहिए, जबकि मैक्सिमम आप इंपोर्ट मैक्सिमम आप इंपोर्ट कितना कर सकते हो? मैं अवेलेबल लिखूं कितना? 70,000। तो बस आंसर लिखने की क्या जरूरत है, नजर आ रहा है शॉर्टफॉल है, तो ठीक है। तो मैं ये वाली लाइन बचा लूं, शॉर्टफॉल आ रहा है, आप लिख लें। इसके नीचे क्या लिखेंगे? 2800 का शॉर्टफॉल, ठीक है, सही है, लिख लिया शॉर्टफॉल। चलो मेरा काम भी हो गया, मेरी वर्किंग्स भी आ गई, अब मुझे यहाँ से हेल्प भी मिल जाएगी जब मुझे आगे चाहिए होगा, ठीक है। ये मुझे टोटल रिक्वायर्ड है 72,800, बस यहीं पे पर्चे में भी ऐसे कर सकते हैं, कोई जरूरी तो नहीं है कि शॉर्टफॉल दिखाना है। उसने को कहा हुआ है शॉर्टफॉल बताओ कितना, तो यहाँ पर पहुंच जाया करो, तो यहाँ से जाके देख लिया करो। 72.8 मिलियन का आपको चाहिए मटेरियल, कितना मैक्सिमम आप कर सकते हो इंपोर्ट, अवेलेबल कितना है? 70। तो ये क्या है? लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। ठीक है, मैंने जगह की कमी की वजह से ये किया, लेकिन आपको फायदा तो हो गया ना, पर्चे में वैसे भी आपने फिर थोड़ा सा कम कर लेना था काम, लेकिन ये वर्किंग्स आपको काम आने लगी हैं। उसके बाद वर्किंग नंबर इसी को ही चलने दो। एग्जिस्टिंग कंट्री के बाद बारी आती है जी कंट्री एक्स की। कंट्री एक्स के अंदर आपका लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लेबर आवर्स। ये देखो 6 घंटे एक अल्फा पर लगते हैं, 12 में से 3 और 9 अलग अलग लिख लेंगे ताकि बाद में काम आए। 5 घंटे एक बीटा पे और 8 घंटे एक। अब एक बार ऊपर कर लिया, उसका वैसे भी फायदा हो रहा है। इधर देखो अल्फा कितने यूनिट्स एक्सपोर्ट वाले हैं, और एक पर 6 लेबर आवर्स लगते हैं, 18,000 लेबर आवर्स। फिर बीटा, ये सारी वर्किंग काम आनी है, वरना मैं कभी ना करता। ये सारी वर्किंग आगे काम आ जाती है, सारा टाइम आगे बच जाता है यहाँ पर, इसलिए कर लेते हैं। हर सवाल में ऐसे ही करते आ रहे हैं, पहले सवाल से ऐसे ही करते आ रहे हैं, ठीक है जी। अब ऊपर लिखा हुआ एक बार काम आई जा रहा है, 5 लेबर आवर्स पर यूनिट 20,000। और गैमा 1,000 बना लो और बाहर भेज दो। 8 लेबर आवर्स लगते हैं एक गैमा पर, 8,000 टोटल लग गए। ये आपका आ गया जी एक्सपोर्ट का ऑर्डर। ये एक्सपेंस नहीं है, एक्सपोर्ट है, प्लीज जगह नहीं है आप, ये एक्सपोर्ट है, ओके। अच्छा, उसके बाद एक्सपोर्ट, अब तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद लोकल डिमांड पे शुरू हो जाओ। अल्फा और कितना बना लोगे? 9,000। बीटा 12,000 और बन सकता है, और गैमा 3,000 और बन सकता है। आर्स तो वैसे ही हैं, 5 और 8 जी। आंसर बताएं। 54,000, 60,000 और 24,000, टोटल 184। ये आपको रिक्वायर्ड हैं 184,000 लेबर आवर्स। लेकिन कंट्री एक्स में लेबर आवर्स कितने अवेलेबल हैं? लिमिटिंग फैक्टर फरोजी रंग से नजर आ रहा है, YL हैज बीन अलाउड टू इंपोर्ट केमिकल मैक्सिमम, ये लिमिटिंग फैक्टर एग्जिस्टिंग कंट्री में था। और डायरेक्ट लेबर आवर्स
रिक्वायर्ड, शॉर्ट है सप्लाई में और अप टू, ओ ये तो 1 लाख कह रहा है कि अवेलेबल है और हमें कितने चाहिए, ओए होए होए। तो दोनों मुल्कों के अंदर अपना अपना एक लिमिटिंग फैक्टर मौजूद है, ठीक है जी। और भाई सही है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल भी लिख लो। अब अगला काम क्या करना है, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। सवाल को देखो, सवाल भी आपको देख रहा है। एग्जिस्टिंग कंट्री के अंदर, उधर 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 रखें प्लीज। एग्जिस्टिंग कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना है तो वो पर रुपी करोगे, ऐसे ही है, पर रुपी आ जाएगा ना, यानी कि डिवाइड बाय रुपी पर यूनिट, तो वो पर रुपी आ जाएगा। और कंट्री एक्स के अंदर पर लेबर आर। लेकिन जब वर्किंग करोगे तो एग्जिस्टिंग कंट्री में तो सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट करोगे, 1 2 3। ओ सेलिंग एडमिन में यार ये बदतमीजी कर गया ना बेच में, थोड़ी सी है, हद हो गई यार यार। चलो कोई बात नहीं, अब इसका फिर कर लेंगे, 30% वेरिएबल है ना, ठीक है लिख लेंगे, ठीक है। तो जो इसका फिक्स है इसको भी इग्नोर करेंगे, यूं कर देता हूं मैं, इसको इग्नोर करना है और इसका 60% जो है, 70% जो है वो भी क्या होगा, इग्नोर। तो 30% को हमने ले लेना, ठीक है। तो वो कर लेंगे वहीं। चलो तो ये 3 कॉस्ट हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा था, आपने एग्जिस्टिंग कंट्री में सेलिंग प्राइस में से 1 2 3 और इसका 30% 4 ये माइनस करना है, जबकि कंट्री एक्स के अंदर ये नहीं ले सकते। कंट्री एग्जिस्टिंग कंट्री में कोई उसने ऑप्शन नहीं दिया हुआ कि जी हम इसको आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन कंट्री वाई के अंदर उसने कहा, ये लिखा एनी शॉर्टफॉल सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन माना कि आपने करना एक्सपोर्ट ऑर्डर, फिर भी खुद ही प्रोड्यूस है, बाकी जो रिसोर्स बचेंगे, जो लेबर आर्ट बचेंगे, उनमें फिर रैंकिंग के हिसाब से चल लेना, ठीक है। चलो जी, अब चलो फिर कॉन्ट्रीब्यूशन तो बहुत आसान काम है यार, लेकिन एक काम हो सकता है, मेरा ये मशवरा है, चाहे आप एग्जिस्टिंग कंट्री में, यार वर्किंग नंबर 3 क्या चाहिए मुझे, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है जी। अब ये दोनों कंट्रीज के अलग अलग हैं, तो एग्जिस्टिंग कंट्री के अंदर आपने क्या लेना है जी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इसमें से सारी वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग माइनस कर लेना, कोई मसला नहीं, लेकिन उनका टोटल कर लेना, क्योंकि अगली कंट्री के अंदर वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही रहनी है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अब यही एबीजी चलाई जाओ यार, जगह है तंग, तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की ही वर्किंग है, आपको भी पता है, ठीक है ना। हाँ तो ये वर्किंग 3 में कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालने लगा हूँ जी। एक लाइन मैंने बचाई, कंजूसी की, आप बेशक ना बचाएं। एग्जिस्टिंग कंट्री के अंदर आपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेनी है। अब बताएं 10,000 9,000 12,500, ठीक है। 10,000 9,000 12,500 लेस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को। एंड वालों ये फॉन्ट नजर आ रहा है, एंड फॉन्ट नजर आ रहा है, अच्छा आगे वाले जान के कह रहे हैं नहीं, मतलब पूछे तो को किसी ने, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में ये स्पेशलाइज्ड केमिकल, उसके अलावा डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड सब पर यूनिट गिवन है, सेलिंग एडमिन भी पर यूनिट है, उसमें से वेरिएबल निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो किसी ने नहीं कहा हुआ कि कंट्रीब्यूशन पर, बल्कि वो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन याद करो, नहीं याद करो, मैं दिखाऊंगा, याद क्यों करो। ये देखो ना जी, जब कंट्रीब्यूशन निकाला जाता है तो उसमें से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल भी माइनस होती है, वेरिएबल सेलिंग एडमिन भी, सारे वेरिएबल खर्चे यहाँ पे माइनस होते हैं। तो वेरिएबल कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट माइनस होनी है, वेरिएबल प्रोडक्शन हो, वेरिएबल सेलिंग एडमिन हो, तो वो कह रहे वेरिएबल है तो वेरिएबल है, बस ठीक है। तो फटाफट शुरू हो जाओ जी, ये सारे उठाने अब 2500 1250 250 और 250 का 30%, ठीक है। तो ये बताओ जी, स्पेशलाइज्ड केमिकल 1200 2500
1800, 3500। उसके बाद डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर है 1250, 2000, 1500। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, सभी पर यूनिट गिवन है। ये देखो पर यूनिट 250, 200, 500, 250, 200, 500। एक ही तरह से सवाल सारे हो ही जा रहे हैं, हद हो गई। कल इंशाल्लाह हम मेक और बाय स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा बता दो जब इसमें क्या करें अब और क्या करें इसमें, ठीक है। अच्छा, और हफ्ते को इंशाल्लाह हम करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन शुरू। 2 दिन लगते हैं मेक और बाय पे, और मंडे को शायद नहीं सिलेबस खत्म, मंडे को शायद वो फर्दर प्रोसेसिंग वो हो, और ट्यूसडे को फिर कंटिन्यू शटडाउन शुरू कर देंगे। और सबसे हैवी वही है डिसीजन मेकिंग के अंदर। हाय, तुम कल कहीं जा तो नहीं रहे परसों? तुम हफ्ते को नहीं जा रहे DI खान वाले? ऐसे नहीं मैं जाने दूंगा तुम लोगों को। अच्छा चलें जी, वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए। अब सेलिंग एंड एडमिन 30% ले लें, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलिंग एंड एडमिन, ये जनाब क्या है जी, टोटल का 30%। एट द रेट ऑफ 30% भी कर देते तो काम हो जाना था, ठीक है। हाँ जी, अब ये पकड़ते जाओ फिगर। ये 250 क्या कहा है उसने, 30% वेरिएबल है। बड़ा शैतान है, कभी यहाँ पे लिख देता 30% फिक्स्ड, तो फिर हमें 70% वेरिएबल खुद निकालना पड़ता, ठीक है ना। अच्छा जी, तो 250 इंटू 30%, 200 इंटू 30%, 300 इंटू 30%, आंसर बताओ 75। अब मेरे बच्चों ये आपकी कॉस्ट है, ठीक है जी। तो इधर डिब्बा मैंने इसलिए बना दिया कि बेटा अगले कंट्री में जाके उसने कहीं ये बताया है कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में कोई चेंज है। अब ये ना कहना सर वहाँ पे कैसे सेम हो सकती है, भाई नहीं बताया तो सेम ही है। तो जब अगले मुल्क में जाएंगे, मुल्क एक्स में जाएंगे, तो वहाँ पर बस सेलिंग प्राइस की जगह क्या ले लेना, एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट, और ये कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट इस तरह से माइनस कर लेंगे, तो यहाँ टोटल कर लो, फायदा हो जाएगा, ठीक है। अगली बार ये चारों अलग अलग नहीं लिखने पड़ेंगे जी। 4060, ठीक है। अब ये जनाब आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट 4940, 6910, ये 6910 आ गया। लो जी बच्चों, ये क्या है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मैं कौन सी कंट्री में चल रहा हूं इस वक्त, एग्जिस्टिंग कंट्री में रुपीस के अंदर मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है, 70 मिलियन से ज्यादा हम नहीं इंपोर्ट कर सकते। तो फिर एक यूनिट पर कितना मटेरियल लगता है उससे डिवाइड कर देंगे, तो पर रुपी ऑफ मटेरियल ये आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, पर रुपी ऑफ मटेरियल, पर यूनिट निकल आएगा ना, ठीक है। तो डिवाइड बाय, हमने यूं लिखा जी, डिवाइड बाय मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, समझ आई। ये मटेरियल कॉस्ट 2500, 1800, 3500, ये 2500, 1800, 3500, ठीक है। तो डिवाइड करो इससे, 2500, 1800, ये पर रुपी निकल आएगा, 3500। कोई सवाल है, हाइब्रिड में खड़खुड़ हुई है। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर बताओ जी, जी 2.37, 2.74। अब ये जनाब मेरी कहानी होगी खत्म। ये कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आ गया, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर लिख लो, कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ स्पेशलाइज्ड मटेरियल भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। यानी 1 रुपए का मटेरियल अगर अल्फा पे लगे तो 2.37 का कंट्रीब्यूशन कमाएंगे। यही 1 रुपए का मटेरियल अगर बीटा पे लगे तो 2.74, और गैमा पे तो 1.97। लाल है, मुक गया है तरबूज, है ना, चास नहीं रही, मौसम निकल गया। हाँ होता ही बस थोड़ा सा अरसा है यार जी। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये हमारी एग्जिस्टिंग कंट्री के अंदर प्रेफरेंस होगी,
ठीक है। अब यहाँ पर तो एक्सटर्नल परचेज का ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए एक्सपोर्ट वाले भी खुद बनाने हैं, लोकल भी खुद। लेकिन अगली कंट्री में जाकर आपके जहन में सवाल आ सकता था ना कि बाहरों सस्ता पै रहा है तो खरीद लो, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन वो बाद में देखते हैं। फिलहाल अगला काम क्या है, एग्जिस्टिंग के बाद पेशे खिदमत है कंट्री एक्स। अब कंट्री एक्स के अंदर आपने सेलिंग प्राइस की बजाय क्या लेना है, एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट। $5,000, $4,500 और $7,500। 5,000, $4,500, $7,500। लेस क्या करेंगे इसमें से, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये भी पर यूनिट है। और ये ऊपर आपके सामने निकली पड़ी है ये, इसलिए मैंने कहा था, हमेशा ही कहता आया था डे 1 से, जब भी इस तरह वेरिएबल कॉस्ट निकालो ना तो एक लाइन छोड़ दिया करो। तो मुझे पहले ही पता लग गया, इसलिए मैंने पहले ही टोटल कर लिया, नहीं तो एक लाइन छोड़ी होती। यहां पे पहुंचते तो अब कहते यार मैं फिर सारे लिखूं, मैं पागल हूं, टोटल कर लेते फटाफट, ठीक है। हालांकि सारे पागल जी कहते हैं। 4075 4060 5590, ये मैंने ऊपर से उठाकर फिगर्स लिख ली। जी, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकला। ये कंट्रीब्यूशन नहीं है, दरअसल तो ये क्या है, सेविंग पर यूनिट बाय प्रोड्यूसिंग इन हाउस। लेकिन बस हम क्या अलग अलग लिखें, हम हमारी वर्किंग है, कोई मसला नहीं है। हमें किसी ने क्या कहना है, हम इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख भी लें तो अपनी तरतीब ना छेड़ी हुई हमने, क्योंकि यही तो मिक्स हो जाता है, ए और बी में नहीं होता, सी में आ जाता है, तो फिर हम इसीलिए वर्किंग में नाम नूम नहीं बदलते। बट ठीक है, ठीक है, मकसद तो पूरा हो रहा है ना। कंट्रीब्यूशन दरअसल कंट्रीब्यूशन ही है एक तरह से सेविंग। अगर आप बाहर से खरीदें उसकी बजाय खुद बनाए तो कितनी सेविंग आ रही, तो ये फायदे की बात ही है ना। तो कंट्रीब्यूशन लिखा रहे, कोई मसला नहीं। जी 925 440, लेकिन इसको आपने डिवाइड किससे करना है, लेबर आवर्स पर यूनिट के साथ। ये गिवन है 658, ये डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, और पर यूनिट ऊपर ही लिखा हुआ था उसने सबसे टॉप पे, पर यूनिट, याद है, ठीक है। तो कितने जी, 658, तो ये 6 शायद एंड वालों को नजर ना आए, तो इधर जी 154, 88, 230, तो औखे सौखे करके हमने पूरा कर ही लिया। तो यहां पर रैंकिंग बन रही है 1, 2 और 3। भाई दोनों में से एक मुल्क सेलेक्ट करना है ना, दोनों के अपने अपने मसले मसाइल हैं, तो दोनों में ही आप प्रोडक्शन प्लान बनाएं अलग अलग। अब मिसाल के तौर पे आप सारा कुछ करने के बाद एंड पे इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि एक्स कंट्री में जाएं तो ज़्यादा प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, चले जाएंगे, यहाँ से बंद कर देंगे। और अगर इतना खप खपैया करके भी, सारा कुछ मूव करके भी अल्टीमेटली वहाँ पे जाकर भी इससे कम कमाएं तो फ़ायदा क्या है, कोई बात नहीं, लिमिट्स में रहते हैं। वहाँ पे तो लेबर आवर्स लिमिटेड हैं, ठीक है। हाँ जी, अब प्लान बनाएं जी। पहला एग्जिस्टिंग कंट्री का प्रोडक्शन प्लान बनाएं। प्लान बनाएंगे, एक मिनट, प्लान बनाएंगे, उसके अंदर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड सिर्फ आएंगे कंट्री एक्स वाले में, अवेलेबल रुपीज़ और बैलेंस रुपीज़ मटेरियल का, सब कुछ करेंगे। पहले मैंडेटरी अलग, फिर रैंकिंग के हिसाब से आपने प्रोडक्शन करनी है, बाकी डिमांड, ठीक है। पर मैंने मशवरा क्या दिया हुआ है आपको, रैंकिंग ही यूज़ कर लिया करो मैंडेटरी में भी, ताकि सामने टोटल रहे, इजी रहता है बंदा। जब कंट्री एक्स हो जाएगी तो कंट्री वाई के अंदर यही दोबारा का आपको सारा टेबल बनाना पड़ेगा, लेकिन इस टेबल के अंदर आपने प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ थोड़ी सी जगह परचेज यूनिट्स की भी रखनी है, कि जहां पर आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी पूरी हो गई फिर आपने बाहर से खरीद भी लेने हैं। और कंट्री एक्स के अंदर ये फ़ायदा भी है, ठीक है।
जी बेटा क्वेश्चन। तो ये नहीं है हमारे सिलेबस में। क्या है, एक मल्टीपल प्रोडक्ट और मल्टीपल प्रोडक्ट और मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। ये तो वही मुल्क ही डिफरेंट हो गए ना। मैं बेटा नहीं, एग्जिस्टिंग कंट्री है या ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं। बेसिकली ये दो सवाल हैं जो उसने 17 नंबर के एक सवाल में घुसाए हुए हैं। ये दो अलग अलग सवाल हैं। कंट्री एक्स में रहते हुए एक ही लिमिटिंग फैक्टर है, लेबर वो मटेरियल रुपीस वाला एम्बार्गो लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ठीक है। और कंट्री एक्स के अंदर एक ही लिमिटिंग फैक्टर है, लेबर आ। ये दो अलग अलग सवाल है, बिल्कुल अलग अलग सवाल, अलग अलग डिसीजन लेना, अलग अलग प्रॉफिट निकालना है। जहां बेहतर है वहां पे रहो या जाओ, जो भी करना है। जी पहले शुरू करें। चल नहीं जी, अब बेसिकली तो मैंने डिसीजन लेना है, ये भी मेरी वर्किंग ही है। उसने क्या कहा है, रिकमेंड करो कि कंट्री एक्स में चले जाएं या एग्जिस्टिंग कंट्री में रहें, लेकिन बेस करना अपनी रिकमेंडेशन को प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग स्केड्यूल्स पर। ये वो स्केड्यूल्स अब बनने लगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग स्केड्यूल कौन से होते हैं? यही ऑप्टिमल प्रोडक्शन स्केड्यूल्स जो हम बनाते हैं, ठीक है। तो फिर वर्किंग करी जाओ। फिर वर्किंग नंबर केड़ा हो गया? वर्किंग 4 है। इसमें हमने प्लान बनाना है एग्जिस्टिंग कंट्री का। तो प्रोडक्ट लेंगे, उसके बाद प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, परचेज्ड यूनिट्स, इधर तो है ही नहीं ना ऑप्शन, चलो कोई नहीं, प्रोड्यूस यूनिट्स और रिक्वायर्ड और बैलेंस। लेकिन मैंने वो ज़रा तरतीब ऐसी रख ली ना कि वो नीचे वाला भी सामने ही रहे। ताकि अब कंट्री एग्जिस्टिंग कंट्री में क्या है हमारी लिमिटिंग चीज़ जो है वो स्पेशलाइज्ड केमिकल रुपीस में, ऐसा ही है। अब बोलो। तो ये जनाब हमारा यहाँ पर चल। अब बैलेंस आप लोग रोज़ कहते हैं, मैं भूल जाता हूँ। आज मैं घर से याद रख के आया था कि मैंने पहले बैलेंस बोल देना इनसे। 75,000, ठीक है जी, 1000 में ही कर लें, रुपीज़ है। अच्छा 70,000, कुछ ना कुछ तो गलती आपने करवानी थी ना मुझसे, जान के आपने ऐसा बोला। रुपीज़ इन थाउजेंड्स ये असल में चल रहा है काम, ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा अब जी शुरू कर दो जी। सबसे पहले क्या करना है आपने? मैंडेटरी डिमांड। तो मैंडेटरी डिमांड एक्सपोर्ट वाली है। तो रैंकिंग यही रख लो, बीटा अल्फा गैमा, मेरा मशवरा है, ठीक है। हालांकि रैंकिंग में इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें मैंडेटरी डिमांड में ज़रूरत नहीं है। लेकिन मसला ये है, जब एक्सपोर्ट पूरा होना है तो आपने लोकल की तरफ आना है। तो फिर लोकल में आप रैंकिंग पे चले गए, एक्सपोर्ट में अल्फा बीटा गैमा पे रहे, तो बाद में अगर आपको खुदा ना खास्ता प्रॉफिट निकालना पड़ गया तो फिर आपके चारों टायर ऊपर हो जाने हैं, गलती हो जाती है। तो इसलिए कम से कम तरतीब तो सेम रख लो, ताकि ऐसे आप करो एक ये अल्फा इतना और अल्फा इतना और फिर सेलिंग प्राइस, कम से कम इतनी तो सहूलत हो जाए, ठीक है। पर्चे में कहाँ समझ लगती है इतनी बात होगी जी। एक्सपोर्ट सबसे पहले बीटा की बात करें, फिर अल्फा की बात करें, फिर गैमा। अब ये तो एक्सपोर्ट वाले हैं, ठीक है, ये सब कुछ हुआ पड़ा है। 7500, 7200, 3500 ये लगना है, ठीक है। और ये टोटल कितना बनता है वैसे बाई द वे? 75, 72, बहुत थोड़ा सा, ये तो कोई तकरीबन 20,000 से भी नीचे और हमारे पास 70,000 पड़ा हुआ है। तो इसलिए सारी बना लो डिमांड, ठीक है। तो प्रोड्यूस कर लिया आपने 4000, बड़े ध्यान से आप देखना 4000। अच्छा ये पहले लिखो, ठीक है, 7200। उसके बाद 3000 अल्फा बना लें और 1000 गैमा बना लें जी। 3500 मैं खुद ही देख लूँ, 7500 और 3500। तो एक ही बार टोटल करके निकाल दें 50। ये कोई मसला तो नहीं इसमें कि मैंने एक ही बार लिख दिया, टाइम बचाया है ना, ठीक है। अच्छा अब
और डिब्बा लगा के टोटल भी कर सकते हैं। अब क्या करें जी, अब आप आ जाएं लोकल, और लोकल के अंदर यानी नॉन मैंडेटरी, वो जिधर भी जाए नॉन मैंडेटरी है बहरहाल, ठीक है। ये एक्सपोर्ट वाली मैंडेटरी है क्योंकि उन्होंने कहा है जी ये हमने मिस नहीं करना, हाई प्रायोरिटी है ये हमने बना लिया, ठीक है। अब नॉन मैंडेटरी के अंदर बीटा कितने बनेंगे, कितने आवर्स, कितना रुपीस का मटेरियल चाहिए, 22,500 का अवेलेबल है, बना डालो। कितना बीटा है, अच्छा बीटा कर लो। बीटा कितने चाहिए, 12,000, और इसके ऊपर लगेगा 21,600 रुपये का, अवेलेबल है, बना लो। कितना बच गया, उसके बाद अल्फा की बारी आई तो अल्फा 9,000 बन गए तो बिक जाएंगे, लेकिन 9,000 के लिए 22,500 अवेलेबल, ठीक है। तो फिर अल्फा भी पूरा बना दो। कितना, 9,000, कितने, वो 22,000। तो कितना फायदा हो जाता है एक बार उस वर्किंग को ध्यान से पढ़ के अगर कर लें तो आगे दोबारा कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ रही। बस रेफर कर देना, यहाँ पे आपने एक बार वर्किंग मान लिख देना, कहीं पे मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी कहीं पे एक बार लिख देना, ठीक है जी। 22,500, 7,700 अभी भी पड़े, माशाल्लाह बरकत पड़ गई है मटेरियल में। उसके बाद गैमा बनाने की कोशिश करेंगे। गैमा के लिए 10,500 रुपये का मटेरियल चाहिए, हमारे पास सिर्फ 7,700 का रह गया। तो सारे गैमा जो डिमांड किए जा सकते हैं वो हम बना नहीं सकते, जितने बनते हैं वो बना लो फिर भाई। तो रुपीज़ 700, 1000 भी कर लो, फिर आपने कहना है डिवाइडेड बाय, आप 3500 पूरा कर लो। अच्छा कोई कहे नहीं जी मैंने 1000 में लिखना है, तो ये 3 सिफरें हटाओ, तो फिर ये 3 सिफरें भी हटाओ, 3.5 भी कर सकते थे, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय वही चला लो, रुपीज़ 3.5 पर यूनिट। भाई ये समझ आई है, अच्छा जी। 2200 गैमा बनाओ और 7,700 का मटेरियल गया, बैलेंस अब रहा कोई नहीं, और बाहर परचेज करने का ऑप्शन है कोई। तो कंट्री एक्स में रहें तो ये हमारे मैक्सिमम प्रोड्यूस हो सकते हैं यूनिट्स, ठीक है। बस कंट्री एक्स कर लो, फिर पार्ट 2 शुरू करते हैं। नहीं अभी करें, अभी कर लें।